नगीना की सीट की अगर हम बात कर लेते हैं, चंद्रशेखर जी अगले, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अगले 24, मेरी जब बात हुई फखरुल हसन चांद से बात हुई, उन्होंने कहा कि केवल और केवल इस बात पर भाई बात फंसी हुई थी कि हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाह रहे थे चंद्रशेखर को, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हमसे ये कहा फखरुल हसन चांद ने कि भाई अगर हम आपसे पूछ लें कि आज की डेट में चंद्रशेखर के चुनाव चिन्ह क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गूगल करना पड़ जाएगा। एक हद तक बात हम मान लेते हैं, चलिए सही भी है, उनके क्षेत्र में लोग जानते होंगे, हो सकता है कि यहाँ पश्चिम का आदमी ना जानता हो सकता है कि भाई पूरब का आदमी ना जानता हो, अवध का या बुंदेलखंड का ना जानता हो, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस पर बातचीत नहीं बन सकती, टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं हो सकती है। जहां तक रही बात अखिलेश यादव के प्रत्याशी घोषित करने की, एक आकलन राजनीतिक पंडित ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हों कि ठीक है आप मानते हैं तो मान जाइए, नहीं मानते हैं तो हमने प्रत्याशी उतार दिया है, और देखिएगा इसका हल निकलता दिखाई देगा। चंद्रशेखर के साथ, चंद्रशेखर के साथ बिल्कुल ठीक तो है। कितने चांसेस हैं अनुज जी कि चंद्रशेखर के साथ बात बन सकती है अखिलेश यादव की? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से हमारी जब बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये बात मैंने नहीं बोली है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप में बोली है, उसका पूरा पूरा इंटरव्यू और वीडियो पड़ा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी को टिकट दे दिया तो वो फाइनल हो गया, एंड मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक वो टिकट बदल सकता है। तो यहां पर भी चंद्रशेखर के साथ स्थिति बदलती दिखाई दे सकती है, लेकिन अब यहां पर एक पेच और फंसता दिखाई दे रहा है कि मायावती नगीना की तरफ का से टिकट बदला, नगीना में समाजवादी पार्टी अपना टिकट बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है भरत भाई। और चंद्रशेखर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पिछले 3-4 सालों में जो उन्होंने यहाँ पर लोकप्रियता हासिल की है, तो जमीनी खबरें तो नेता अनुज का। जी ये भी आ रही हैं कि वहां से बहन जी अपने भतीजे को चुनाव मैं लड़ा। मैं उसी पर आ रहा था भरत भाई, मैं उसी पर आ रहा था कि यहां पर एक पेज और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये है कि मायावती आकाश आनंद को अगर नगीना से उतार देती हैं, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं इस वक्त नगीना के, उनको बुलंदशहर भेज दिया है मायावती ने, टिकट दे दिया है बुलंदशहर का। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर हैवी वेट प्रत्याशी नगीना से बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने नहीं उतारा, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है और वोट छटकेगा। भारत यहां पर चंद्रशेखर और बीएसपी के बीच में, दोनों के बीच में वोट छिटकता हुआ दिखाई देगा। और अगर आकाश आनंद की जगह कोई और नेता मायावती उतारती हैं, तो यहां पर चंद्रशेखर के लिए रास्ते बहुत आसान होते दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का साथ अगर मिल जाता है चंद्रशेखर को, तो ये सोने पे सुहागा होगा नगीना की सीट के लिए। तो ये जो 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या बदायूं हरा देगी? ये इतना आसानी से हरा देंगी क्या? वहां पे कांटे की टक्कर नहीं होगी? ललितेश पति त्रिपाठी का कोई वर्चस्व नहीं है क्या अपने क्षेत्र में? आप ब्रजेश सिंह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या उनके क्षेत्र में? या फिर अफजाल अंसारी का नहीं पड़ेगा? गुड्डू जमाली का कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या इतना आसान होगा धर्मेंद्र यादव को हराना? क्या कन्नौज से अगर अखिलेश यादव लड़ जाते हैं तो अखिलेश यादव को एक तरफा हरा देंगे आप? मैनपुरी से डिंपल यादव को हरा देंगे आप? ऐसी ना जानी कितनी सीटें हैं और उस पर छोटे छोटे फैक्टर काम करते हैं, और राजनीति में इसी का विश्लेषण होता है। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन ये इतना आसान होगा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? मुझे तो नहीं लगता। भरत जी क्या कहेंगे? तो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। जी देखिए, जितना, क्योंकि गले की हड्डी इसलिए कह रही हैं, कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जी आप कहें हाँ, तो एक बोलिए। चीज जोड़ दूं कि देखिए, अभी तक ये लग रहा था कि 2 दिन पहले ब्रजभूषण ने कहा कि कौन है जो मेरा टिकट काटेगा। मैं जी थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज पता नहीं मुझे कब आ रही है। अब आ रही है भरत जी? जी अब आ रही है प्रज्ञा जी, अब आ रही है। देखिए, अभी तक लग रहा था कि ब्रजभूषण का कैसरगंज से टिकट नहीं कटेगा। उन्होंने कहा था 2-4 दिन पहले कि कौन है जो मेरा टिकट काटेगा, लेकिन एक जानकारी आपको दे दें कि अब लग रहा है कि कैसरगंज से ब्रजभूषण का टिकट कट जाएगा। जो आज या कल लिस्ट आने वाली है उसमें ब्रजभूषण का नाम नहीं होगा। उसके पीछे का आपको कारण भी है। उसमें ये भी एक पेच है कि बगावत रोकने के लिए केतकी सिंह को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है, उनकी पत्नी को। केतकी सिंह को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उसके और ये करण भूषण सिंह का भी नाम चल रहा है वहां से। उसके पीछे का एक रीजन मैं पहले बता दूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। दरअसल आज सुबह एक खबर आई
और मीडिया में नहीं चली। दरअसल WFI जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसमें कुछ दिन पहले संजय सिंह को हटा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, जो जीत कर आए थे। लेकिन आज सुबह फिर से कुश्ती संघ को बहाल कर दिया गया है और संजय सिंह से बैन हटा दिया गया है, उन्हें WFI का फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी जो खबरें आ रही हैं, यानी इस बात पर बृजभूषण अड़े थे कि अगर हमें हमारा टिकट कटेगा तो हमें कोई पद चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि हम ऐसे नहीं होंगे वरना आप कैसरगंज हार जाएंगे। तो देखिए ये सबको, पूरी दुनिया को पता है संजय सिंह कौन है। वो बृजभूषण के सबसे करीबी दाहिने हाथ हैं, हर बच्चे को पता है। आज बीजेपी ने, या कुश्ती संघ हम कहें, कि बहाल कर दिया गया और संजय सिंह को उसका अध्यक्ष दोबारा बना दिया गया, और ये मीडिया में खबरें नहीं आई हैं और ना किसी को अभी तक ज्यादा कहीं चली है। ऐसे में अब उनको बहाल कर दिया गया, तो अब क्या करेगी बीजेपी की? बृजभूषण से ये बात, जो खबरें निकल के आ रही हैं कि उनसे ही बात हो गई है कि आपका टिकट हम काटेंगे, आपको हम WFI फिर से दे रहे हैं। हाँ, सीधा नहीं दे रहे हैं, कान तिरछा पकड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट पकड़ रहे थे। वहां से ये भी कयास चल रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम है या उनके बेटे का। देखिए अगर वहां पे इस खाने भी विरोध होगा तो उसमें अवध ओझा का भी नाम चल रहा है, जो कैसरगंज सीट से उनको टिकट दिया जा सकता है, जो अभी अवध ओझा प्रोफेसर साहब जो पढ़ाते हैं, जिनकी जी, जो दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके शॉर्ट्स वीडियो रील वाले अवध ओझा, जो मोटिवेशनल रील वाले, जी, उनका नाम बहुत ऊपर चल रहा है, क्योंकि वहां पर बृजभूषण को लेके बहुत विरोध था। लेकिन तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे अवध ओझा? जी, सुनने में आ रहा है वो खुद बीजेपी से कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो खुद गोंडा के रहने वाले हैं। तो बीजेपी उनसे लगातार, अभी 10 दिन पहले वो केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे, दिनेश शर्मा से मुलाकात हुई थी। हाँ, उसका परसेप्शन अलग दिया गया। मुझे ऐसा लगता है मयंक भाई, मुझे भरत भाई, और RSS के कुछ नेताओं से भी मुलाकात हुई है। माना यह जा रहा है, मयंक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैकअप करने के लिए, या फिर यूं कहें कि उनको जो है मैनेज करने के लिए, बृजभूषण शरण सिंह को उनके परिवार से ही टिकट दिया जाएगा, जिससे किसी तरह की और कोई बगावत ना हो। अगर किसी सांसद का टिकट कटता है और उसके बेटे को मिल जाता है या उनकी पत्नी को मिल जाता है, तो वो सांसद ही होता है। बृजभूषण शरण सिंह ही सांसद की कुर्सी पर बैठेंगे। तो फिर अनुज जी, एक चीज, आपकी बात अनुज जी एक चीज सही है, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ेंगे कि बीजेपी तीसरी लिस्ट या गोंडा या कैसरगंज इसलिए रोक रखी थी क्योंकि बृजभूषण इस बात को लेके मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे अगर हमारे परिवार का टिकट काटेंगे आप, अवध ओझा का नाम जो चल रहा है मीडिया में, आप उसको क्लेरिफाई करिए या फिर हमें कोई पद दीजिए। इसीलिए आज गुपचुप तरीके से WFI पद बहाल कर दिया गया, बैन हटा दिया गया। जो बृजभूषण के हाथ में कुश्ती संघ को लेके 6 महीने, साल भर आंदोलन चला, पहलवान धरने पर बैठे रहे, आप उसे गुपचुप बहाल कैसे कर दिए? आपने कोई जांच भीतर की बात बता रहे हैं मयंक जी आप? भरत जी, आज खबर है, कहीं नहीं छपी, आप उठा के देख लीजिए। खबरें छपती कहाँ हैं? आपसे सोशल मीडिया पर छपती कहाँ है? आप बताइए, गुपचुप तरीके से बहाल कर दी गई। कहाँ गई वो जांच कमेटी जो आपने बिठाई? ये तो बड़ी खबर है, ये तो बड़ी खबर है भाई, ये तो आ जानी चाहिए, ये तो बड़ी खबर है। और जो पहलवान डील हुई तो ये बृजभूषण शरण सिंह को मैनेज करने के लिए किया गया है, आप ये कहना चाहते हैं? मेरा जो खबरें आ रही हैं कि वो मैनेज करने, लाभ का पद जिसे बोलते हैं कि एक पद एक हाथ से कान पकड़ा दिया गया, दूसरे हाथ से आप अध्यक्ष बने रहिए, उधर आप डायरेक्ट ना हो कि इनडायरेक्ट। बृजभूषण इतने हल्के नेता नहीं है, उनको नहीं प्रज्ञा जी, एक चीज और मान जाएंगे, पद से मान जाएंगे बृजभूषण। प्रज्ञा जी, दर्शक कमेंट कर रहे हैं, एक चीज और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बृजभूषण शरण सिंह इतना इम्पोर्टेंट हैं, जब उनको चारों तरफ से रोके रखे जाने की बात भी हो रही है, तो फिर टिकट काटने की कौन सी जरूरत है? तो टिकटें ना काटो ना। सही बात है। टिकट क्यों काटा जा रहा है? उसका भी रीजन है भरत जी। पश्चिम यूपी के कुछ हिस्से, हरियाणा की 4 लोकसभा सीटें, अगर बृजभूषण को टिकट मिलता है तो जो कुश्ती संघ के मतलब अवार्ड जीते हुए और कुश्ती संघ के जो नए यूथ हैं वो नाराज हो जाएंगे। वोट हरियाणा में तो मयंक भाई, देखिए मैनेज करने के लिए दोनों हाथ से दोनों चीजें मैनेज कैसे हो जाएं, मयंक भाई, क्या अजय मिश्रा टेनी का टिकट दिया गया है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बाकी लोगों को जो टिकट दिया गया है, जो जिनके साथ विवाद जुड़ा हुआ है,
अजय हाँ मिश्रा टेनी का केस पुराना हो चुका है, बहुत चीजें निकल गई, किसान आंदोलन हो चुका, सरकार ने 2 चुनाव छोटे-छोटे जीत चुके हैं। वहां पर आपको याद हो विधानसभा चुनाव हुआ, टेनी की ही आसपास की सीटें बीजेपी जीत कर आई, उसे डर नहीं था, डर नहीं हुआ। अब वो डर जो बना हुआ है वो ब्रजभूषण की सीट से लेकर हरियाणा में आप जो समझ रहे हैं बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। खट्टर को क्यों हटाना पड़ा? एलविश यादव जेल भी चले गए, खट्टर के साथ मंच साझा किए थे। आप बहुत कुछ सोचिए, इतनी जल्दी एक दिन में उठा-पटक हरियाणा में हो गई। खट्टर आरएसएस के सबसे करीबी, मोदी के साथ मोटरसाइकिल पे चलने वाले नेता। क्यों? हटाना क्यों पड़ा? बहुत कुछ रीज़न है, ऐसे नहीं है। तो हरियाणा जीतना है तो ब्रजभूषण को हटाना होगा। पहलवानों को पश्चिम यूपी के जो सबसे ज़्यादा पहलवान वहीं से निकलते हैं, तो उसको आपको देखना होगा, तो बहुत कुछ मैनेज करके आपको चलना होगा। इसीलिए गोंडा बनना, तो आप बताइए ब्रजभूषण को गोंडा में कहा जाता है, कौन हरा देगा? तो क्या ज़रूरत थी? आप पहली लिस्ट में नाम बिल्कुल दे सही नहीं, बात। देते, आपने क्यों नहीं दिया? उस दिन आपने योगी क्यों नहीं दिया आदित्यनाथ पहली की लिस्ट में नाम? जनसभा में भी ब्रजभूषण नहीं पहुंचे थे मंच पर। लोग बिल्कुल, ढूंढ रहे बिल्कुल। थे, कह ये रहे थे कि चीज़ें शायद बीजेपी बगल में उसे बैठे दिखाई दूरी देंगे। बनाए रखना चाहती है और जनता के बीच ये मैसेज नहीं देना चाहती कि किस तरीके से ब्रजभूषण को हम दूर रखे हैं, वो हमारे साथ नहीं है। भरत जी, जी, पर एक चीज और मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अनुज जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। ये जो सीट है जहां पर धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद फिर अदालत में सुनवाई हुई, अदालत में सुनवाई होने के बाद उनको जेल हो गई। तो ये धनंजय सिंह वाली जो सीट है, इसको भी थोड़ा दर्शकों को बताइए, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी व्याख्या कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर पकड़ रखने वाला मुझे नहीं लगता कि युवा पत्रकारों में उल्टा चश्मा यूसी पर बैठा हुआ पैनल से बेहतर कोई पैनल उत्तर प्रदेश में होगा। आज चंद्रकांत नहीं है, चंद्रकांत की जुबान पर एक एक सीट का प्रत्याशी, एक एक सीट के प्रत्याशी की पत्नी, एक एक सीट के प्रत्याशी का परिवार जुबान पर चंद्रकांत के रहता। आज नहीं है, हम लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेट और गहरी हो सकती थी। ये जो सीट है धनंजय सिंह का काफी नाम आता है कि धनंजय सिंह ऐसा वैसा पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत स्थिति रखते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला कुछ ऐसा करके नाम है, तो इस सीट पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल भरत भाई, देखिए चंद्रकांत नहीं है हमारे साथ आज डिबेट में, तो उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंच पाऊं। देखिए जौनपुर की जो सीट है ना, वहां पर धनंजय सिंह की अगर हम बात करें तो धनंजय सिंह उन नेताओं में से हैं या उन बाहुबलियों में से एक हैं, जैसा बाहुबलियों का प्रभाव अपने क्षेत्र में होता है। बहुत जगह हमने देखा है, बहुत लोग बाहुबलियों को भगवान भी मानते हैं और उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन ठीक है, अब पीछे उनके कुछ भी आपराधिक गतिविधियां रही हो, लेकिन हर रोज अपने घर पर जनता दरबार लगाया जाता था ब्रजेश सिंह की तरफ से। ब्रजेश सिंह जो कि जेडीयू में शामिल हो गए थे, और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से जेडीयू की तरफ से उनको टिकट दे देंगे और वो यहां से चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन किसको पता था कि नीतीश कुमार ही पलट जाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे, और एनडीए में जाने के बाद वहां पर चलती है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार जो चाहेगा वही होगा, और यहां पर उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उसके बाद वो यहां से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चक्कर लगाया ब्रजेश सिंह ने। उनको आश्वासन भी दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम आला कमान से बात कर रहे हैं, आपके टिकट की बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, अभी शांत बैठे रहिए, इधर उधर मत भागिए। ये होता रहा। उसके बाद जब टिकट का ऐलान हो गया, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद ट्वीट किया गया ब्रजेश सिंह की तरफ से और कहा कि जौनपुर की जनता तैयार रही है, जौनपुर की जनता आप तैयार रहिए, हमें जीतना है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। और उसके बाद एक तस्वीर सामने आई कि अखिलेश यादव के साथ एक शादी समारोह में मुलाकात हुई। यह भी खबर आई कि लखनऊ में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ ब्रजेश सिंह की एक बैठक भी हो चुकी, मीटिंग भी हो चुकी, धनंजय सिंह की। और यह कहा जाने लगा कि अब समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह को सपोर्ट करेगी और उनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन सपा उसके के टिकट पर लड़ना चाहते बिल्कुल, थे। तो अभी जो उनकी बिल्कुल। पत्नी के नाम के लिए सोशल मीडिया पर बहुत बवाल मचा हुआ है कि उनकी पत्नी सपा से, मैंने सवाल आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे और वो बोल रहे हैं कि धनंजय
की सीट पर, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, क्या सपा से लड़ेंगी, क्या बीजेपी से लड़ेंगी, क्या बसपा टिकट देगी, कुछ इस पर बताइए आगे क्या हो रहा है उस सीट के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो हमने कहा अनुज जी से, जी तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं क्या? बिल्कुल। अब देखिए ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं, और बीच में ये भी बहुत जगह ये चलने लगा कि अखिलेश यादव अब उनकी पत्नी को टिकट दे सकते हैं, और अगर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा पूर्वांचल की राजनीति में। और उस सीट पर कहा यह जा रहा है कि अगर धनंजय चाहेंगे कि जेल से बता देंगे कि अगर उनकी पत्नी लड़ना चाहे तो लड़ सकती हैं, और अगर समाजवादी पार्टी इस पर सपोर्ट कर देती है तो समीकरण पूर्वांचल की राजनीति में तो कम से कम बदलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए ठाकुर समाज जो है वो अब ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटेंगे। आप यहां पर धनंजय की हम बात करें तो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठाकुर समाज ऐसा है जो कि सोशल मीडिया पर उन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है। और ठाकुर समाज में, जैसा कि शुरू में कह रहा था कि ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अभी आज की डेट में तो फिलहाल बन ही गया है, पिछले चुनाव और उनके आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज नाराज होता है और यहां पर श्रीकला अगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़ जाती हैं या फिर निर्दलीय लड़ जाती हैं और सपा उनको बैकडोर से उनको सपोर्ट कर देती है, इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर देता है, तो यहां पर बड़ा गेम बदलने जा रहा है। और पूर्वांचल की राजनीति में एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक, एक तरफ यादव वोट बैंक, दूसरी तरफ ये ठाकुर वोट बैंक अगर ये इंडिया गठबंधन के खाते में आता दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है आप तस्वीर पूरी की पूरी बदलती देखी जा सकती है पूर्वांचल की राजनीति में। घोसी का उपचुनाव हुआ, हमने देखा क्या हुआ पूर्वांचल की राजनीति में कि घोसी वहां पर भारतीय जनता पार्टी जब भी उपचुनाव होते हैं तो कहते हैं कि भाई ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है उपचुनाव। हालांकि वो बात और है कि गोरखपुर में भी हमने दूसरी तस्वीर देखी थी एक जमाने में, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो घोसी उपचुनाव जीतने में कामयाब रही यहां पर समाजवादी पार्टी। दारा सिंह चौहान जो कि छोड़कर चले गए, उन्होंने झंडा बुलंद किया, साथ में उनके ओपी राजभर का यहां पर बड़ा सपोर्ट था, बड़ा बैकअप था कि भाई हम जो है पूर्वांचल का ठेका हमने ले रखा है। ओपी राजभर हमेशा कहते हैं कि पूर्वांचल में हमारी बहुत मजबूत स्थिति है, राजभर समाज बहुत ज्यादा है। लेकिन हुआ क्या, ढाक के तीन पात, यहां पर घोसी उपचुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी और यहां पर विपक्ष का गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर अब श्रीकला मैदान में उतर जाती हैं। अच्छा, राजभर अब तो मंत्री बन गए हैं। राजभर मंत्री बन गए जी, तो फिर आप घोसी ही मिली है ना उनको? बिल्कुल घोसी मिली है। अरविंद राजभर वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे हैं, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है इस बात का कि घोसी लोकसभा सीट मंत्री होते हुए तब तो मजबूत दिखाई देंगे अब की बार घोसी में। ये तो वक्त बताएगा। अभी इससे पहले मुझे तो याद आता है भरत भाई, उनके बेटे पहुंचे थे वहां पर, भारी विरोध हुआ था उस लोकसभा। मुझे तो याद आता है भरत भाई कि आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़े और ओपी राजभर ने झंडा बुलंद किया था कि देखिएगा हम जिता कर दिखाएंगे, और उसके बाद धर्मेंद्र यादव हार गए। इसके बाद वो बीजेपी में चले गए, घोसी का उपचुनाव हुआ और उन्होंने कहा देखिएगा हम जिता कर दिखाएंगे, और यहाँ पर बीजेपी हार गई। हमको तो समझ में नहीं आता है कि ये पूर्वांचल का झंडा किसके बेसिस पे उठाते हैं। आप म्यूट है भरत भाई। हाँ, एक चीज जोड़ेंगे। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, राजभर साहब कह रहे हैं कि मैं तो तर्क के साथ बात कर रहा हूं ना, मैं तो आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। 22 का चुनाव उन्होंने कहा था कि जब तक हम जो है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे तो ऐसा मत कहिए, उनके बेटे हमारे अच्छे दोस्त हैं और वो भी जो है उल्टा चश्मा यूसी का बहुत सम्मान करते हैं। आप जो है उनके बारे में कहेंगे हार गए। अब देखिए बहुत संघर्षशील नेता हैं वो। लेकिन देखिए पत्रकारों की खासियत यही है, उनका मोरल डाउन हो जाएगा उनका। तो ओपी राजभर व्यक्तिगत तौर पर बड़े मस्त इंसान है और उनका मोरल कभी नहीं डाउन होता है। वो चाहे बीजेपी में रहे चाहे सपा में रहे, फिर बीजेपी में चले जाए। जहाज में तेल वो भराए थे और अखिलेश यादव के पास पैसा नहीं थे तो तेल भरा के ले गए थे रैली में। नहीं, हम तो जब बैठते थे तब जब डिबेट हमने बहुत सारी की, हमारे भी सुभाषपा में जो बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हमारे बहुत व्यक्तिगत तौर पर उनसे बड़े अच्छे संबंध है, हमारे मित्र हैं, उनसे बातचीत होती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो है ओम प्रकाश राजभर जी को योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर में तेल भराने की जो है वो नौबत नहीं आएगी अब। तेल अच्छा भरत भाई, विडंबना देखिए, राजनीति की विडंबना देखिए। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए
ओपी राजभर ने क्या कुछ नहीं कहा। प्रज्ञा जी तो गवाह, उन्होंने तो इंटरव्यू लिया था पूरा इमामबाड़े पे, क्या कुछ नहीं कहा मोदी के लिए, क्या कुछ नहीं कहा। और उसके बाद विडंबना देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं शख्स को अपने सामने शपथ दिलवा रहे हैं मंत्री पद की। आज ये की देखिए, राजनीति में ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है, मिलते नहीं हैं ऐसे लोग। राजनीति में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, जो है गाली खा भी ले और जो गाली बक भी ले। तो गाली और खाने भरत वालों जी- ने भी राजभर को ले लिया, वो ये देखिए ना, गाली खाने वालों ने भी ले लिया और गाली देने वाले भी चले गए बड़े आराम से, तो कोई चले दिक्कत गए। हुई नहीं। तो कोई घोसी मैं अब पूछ रहा था, घोसी अगर वो लड़ेंगे तो इस बार, क्योंकि पिछली बार तो अभी लड़े थे और बहुत उन्होंने कोशिश बुरी हार की, हुई थी। मेहनत की, हाँ, तो राजभर कामयाब नहीं हो पाए। तो इस बार अब मतलब क्या एनडीए में जब मोदी जी ये बात कहते हैं, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जब मोदी जी ये बात कहते हैं कि 400 पार 400 पार, और वो सबको जोड़ते हैं, सबको, कि जिसको वो ये बात भी कहते हैं कि तुम जो है फलाने तुम भ्रष्टाचारी हो, फलाने का नाम भी लेते हैं, अजीत पवार का नाम भी लेते हैं, किस विभाग में घोटाला किया ये भी बताते हैं, कितने का किया ये भी बताते हैं, और उसके 2 दिन बाद चट से अजीत पवार को अपने गठबंधन से डिप्टी सीएम घोषित कर लेते हैं। तो जब मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, और तब घोसी के क्या चांसेस दिख रहे हैं घोसी पर इस बार? देखिए, एक अंदर खाने से खबर ये भी निकल कर आ रही है, आप लोग भी इसको, अगर आपके पास कोई खबर हो मयंक भाई तो इस पर बताइएगा। राजीव राय का नाम चल रहा है, घोसी से राजीव राय का नाम चल रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। और 2014 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और मुलायम सिंह यादव ने उनको चुनाव लड़वाया था। बहुत खास लोगों में से राजीव राय हो गए थे समाजवादी पार्टी, आज भी होंगे। और उन्होंने जब पूर्वांचल में अखिलेश यादव का रथ निकला था तो तमाम अपने अपने क्षेत्र के लोगों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। अलग अलग जो जात के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, राजीव राय ने बहुत मेहनत की थी। और कहते हैं लोग कि इसी का नतीजा था कि जो पूर्ण बहुमत से 2012 में सरकार बनी यहां पर समाजवादी पार्टी की। तो राजीव राय कितना इफेक्ट डाल पाएंगे, और अरविंद राजभर, देखिए होता क्या है, ये बात ठीक है, अब समाजवादी पार्टी के साथ रहकर ओपी राजभर ने चुनाव लड़ा और इतने विधायक जीत कर आ गए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, इसकी वजह से इतने विधायक जीत कर आ गए। तो ये अकेले दम पर किसी दिन अगर आप देखिए, अकेले दम पर लड़के दिखाइए और अपना जनाधार साबित करिए, तब तो समझ में भी आता है कि हाँ आपने कुछ किया है, राजनीति में कुछ करके आए हैं। लेकिन यहां पर अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं, जा रहे हैं, और अरविंद राजभर कितना इफेक्ट डाल पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जनता है वो सब समझती है। भरत भाई, आप कभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसते हैं, मुख्यमंत्री को प्रदेश के, प्रधानमंत्री के को देश के, और आप कोसते हैं, और उसके बाद आप उन्हीं दल में चले जाते हैं। उसके बाद आप जब मंत्री, आपकी बात नहीं बनी, आप मंत्री बनाए गए थे पहले टर्म में, क्या आरोप नहीं लगे थे ओपी राजभर पर? आप बताइए, क्या बहुत सारे आरोप लगे थे, उनके मंत्रालय को लेकर आरोप लगे थे। एक चैनल ने तो, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक स्टिंग ऑपरेशन भी किसी तरह का कोई सामने आया था, कोई वीडियो भी सामने आया था। शायद मैं गलत हूं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही हो, लेकिन फिर भी इस तरह के आरोप लगे हुए थे। अब देखना इतना दिलचस्प होगा कि क्या इससे पहले घोसी जिस तरह से जिता रहे थे वो उसी तरह से जीतते हुए दिखाई देंगे, आजमगढ़ जिस तरह से जिता रहे थे उसी तरह से जीतते हुए दिखाई देंगे, या फिर कुछ और असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, राजीव राय जो है यहां पर कुछ खेल करते हुए दिखाई देंगे। अभी नाम नहीं फाइनल हुआ है राजीव राय का, लेकिन ये अंदर खाने से खबर है 90% नाम पर चर्चा हो गई और मोहर लग गई है। एक सीट बड़ी नाइंसाफी रह गई मयंक जी, एक सीट के लायक तो ओम प्रकाश राजभर नहीं, बड़े नेता पूर्वांचल के हैं, और एक सीट के लायक तो संजय निषाद जी भी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अभी अनुप्रिया पटेल की मेरे ख्याल से जो 2 सीटें अनाउंस करनी थी भारतीय जनता पार्टी को, वो अनाउंस की नहीं है, और एक एक सीट में दोनों लोग को समेट दिया है। तो एक एक सीट आप पर्याप्त मानते हैं कि एक एक सीट पर्याप्त है राजभर के लिए? लेकिन डाइजेस्ट भी तो कर लिया ना, ये भी तो देखिए। नहीं, देखिए भरत जी, डाइजेस्ट भले ही प्रज्ञा जी कर लिया, लेकिन संजय निषाद का आज बात आप कीजिए, उनसे आप जाइए तो वो नाराज हैं, इस बात का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, गले के अंदर भले ही दबा के घूंट पी रहे हैं, लेकिन वो नाराज हैं, वो इस बात को अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं, और लेकिन उनकी नाराजगी साफ है, वो संतुष्ट नहीं है पार्टी में।
वो अपनी चीज़ों को लेके नहीं है, क्योंकि देखिए राजभर के बारे में हो वो खुल के भले नहीं बोल पाते, लेकिन ये चीज़ें आती हैं कि जो आदमी आपको आज से 2 साल पहले खुलेआम आपके बारे में गालियाँ उल्टी-सीधी बक रहा था, आपके बारे में कई चीज़ें कह मयंक रहा भाई था। यूपी नहीं बिहार तक सीटें मांग रहे थे, बिल्कुल, बिहार में 2 वो सीटें मांग रहे थे। वही उनकी नाराज़गी थी। उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जब आप आते हैं, आप उनको मंत्री पद दे दिया, एक एमएलसी भी दे दिए, आप उसके बाद टिकट भी लड़ा रहे हैं, घोषी भी दे रहे हैं, तो हमें 2 देने में क्या आपत्ति है? हमने ऐसा क्या आपका बिगाड़ा है? उनकी नाराज़गी इस बात से है, भले ही वो खुले मंच से ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक आप राजीव राय की बात कर रहे हैं, राजीव राय के देखिए, इकलौते ऐसे जनाधार नेता हैं जो अखिलेश के सबसे करीबी हैं। 2012 में 2014 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। आज भी इनके बारे में मुझे याद है कि ये कोचिंग मयंक जी अपना इंस्टीट्यूट जल्दी चलाते कंप्लीट हैं। करिए फिर लास्ट कमेंट। अमेरिका में और इंडिया में इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, और इकलौते नेता हैं जो पूरे घोसी में समाज सेवा के लिए 24 घंटे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आप इनके फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर पे जाइएगा, समाज सेवा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो ऐसे में इनको टिकट मिलना स्वाभाविक है, और जहाँ तक है 90% इनका टिकट लगभग फाइनल है। और हाँ, चलिए 2 नाम जो अब आखिरी कमेंट 2 नाम हाँ, और जल्दी ज़िक्र मयंक कर जी रहे कंप्लीट थे, करिए। प्रज्ञा जी, वरुण गांधी, और भले ही सपा के लिस्ट में फेक बताया गया, मना कर दिया, लेकिन वरुण गांधी और श्रीकला रेड्डी का नाम अब भी संभावित है। उनको टिकट लगभग, अगर बीजेपी काटती है तो आप ये मानिए कि सपा से टिकट फाइनल है, या गठबंधन से टिकट उनको 100% मिलेगा। श्रीकला रेड्डी, धनंजय की पत्नी जौनपुर से, और वरुण गांधी, इन दोनों का सिर्फ वेट हो रहा है बीजेपी की लिस्ट आने का। देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से बीजेपी फंसी हुई है और आज इसी पर चर्चा कर रहे थे। समय हमारा पूरा हो गया, लास्ट कमेंट लेना था लेकिन मयंक जी ने बात पूरी करी और अब हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द दर्शकों को भी चाय वाय पीने का समय दे दिया जाए। देखिए बीजेपी पूरी तरीके से फंसी हुई है, एनडीए टूट गया है बिहार में, महाराष्ट्र में हालत पतली है, उत्तर प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे आपसे, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि।